Hey guys, welcome back to my YouTube channel A Finance Studio. Hope you all are doing great and you are healthy and safe at home. Also, you all are studying really hard for your upcoming examinations. Before starting, I would like you to like my video and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so that you can never miss any update from my side. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि मैंने पिछले उस वीडियो में समझाया था, उसका एक्सटेंडेड वर्जन मैं पढ़ाने जा रही हूँ। एक्सटेंडेड मतलब एक्सपैंडेड नॉलेज है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, सिंप्लीफाइड रहेगी, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। और ये मेरे नोट्स हैं, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं बैराक के, और अगर आपको इनसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। एंड फॉर फर्दर नोटिस, ये जो नोट्स हैं इसके लिए बीबीए, बीकॉम एंड सीएस वाले इस नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा, बिकॉज इसमें जो मैंने पीछे जितना भी बताया था उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो please guys, if you have not watched that video, please go and watch that video, understand the concept, and then come back to this video. So let's get started. Consumer Protection Act 1986। 1986 में enactment हुआ था कौन से एक्ट का? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। जैसा मैंने पहले बताया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे कंज्यूमर्स को सेलर्स, होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स की मैल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि हमने पढ़े थे। राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजारियस गुड्स, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था। फिर आता है स्कोप ऑफ द एक्ट। अब इसमें ये समझिएगा स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप ऑफ द एक्ट का मतलब ये होता है कि इस एक्ट में एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है, क्या है इस एक्ट को बनाने का मोटिव। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड होता है अगर वो अमेंड हो जाता है तो। फिर अप्लाइड टू गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय सीजी। देखो, गुड्स और सर्विसेज जो भी दिए गए हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगता है, लेकिन अगर सीजी ने बोला है कि ऐसा कोई गुड या सर्विस जिसपे ये एक्ट नहीं लगेगा, तो फिर बाद में वो ये एक्ट उस गुड और सर्विस पर नहीं लगता है। तो मतलब कि जो भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग को ये बेनिफिट मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा उस गुड और सर्विस पे। प्रेसिडेंट की असेंट हमको इस एक्ट की मिली थी 24/12 मतलब 24 दिसंबर को, और ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था 15/4/1987 में, मतलब 87 में। फिर इस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन, जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी बाद में आई थी। मतलब कि पूरा एक्ट तो आ गया था, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट थे एक्ट के जो बाद में आए थे। तो ये डेट्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आते हैं हम लोग डेफिनेशंस पे। कल हम लोग ने पढ़ा था कि एग्जैक्टली क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। बेयर एक्ट की काफ़ी डेफिनेशंस होती हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कंप्लेनेंट की। कंप्लेनेंट कौन होता है? कंज्यूमर होता है। ठीक है, वॉलेंटरी कंज्यूमर अंडर कंपनीज एक्ट, कोई कंपनीज एक्ट के तहत वॉलेंटरी कंज्यूमर है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कंपनीज एक्ट भी लगता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता है, और काफ़ी सारी कंपनीज भी मिली होती है, इसलिए इसमें कंपनीज एक्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत भी काम होता है। तो वॉलेंटरी कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर उस कंपनीज एक्ट के तहत कोई काम कर रहे थे और उनके साथ कोई इन्फ्रिंजमेंट हो गया है और उसने कंप्लेंट दर्ज की है, तो वो वॉलेंटरी कंज्यूमर अंडर कंपनीज एक्ट होता है। सीजी या एसजी भी कंप्लेन कर सकती है। सीजी एसजी को अगर पता लगा कि ये कोई अनफेयर ट्रेड मीन से काम कर रहा है तो सीजी या एसजी भी कंप्लेन कर सकती है।
one or more consumer where there are numerous consumers. Like for example, किसी एक प्रोडक्ट को लेके 10 से 12 लोग आए हैं कंप्लेन लेने, तो वो क्या करेंगे, सब लोग एकजुट होके एक कंप्लेन करेंगे। 10 लोग एक जैसी कंप्लेन करेंगे तो वो वेस्ट होगा ना, टाइम का भी, एफर्ट्स का भी 10 लोगों का। इट्स बेटर कि आप एक कंप्लेन करो और वो आगे लेके जाओ। लीगल है ये रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जो बारिश होगा वो कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गुड और सर्विस लिया है, खुदा ना खास्ता अगर जिस पर्सन ने गुड और सर्विस लिया है उसकी डेथ हो जाती है विद इन 30 days ऑफ द परचेज, तो क्या करेगा, उसका लीगल हेयर इस केस को फॉरवर्ड करेगा और इस केस को एज अ कंप्लेनेंट आगे लेके जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव कोई कंपनी का भी हो सकता है, कोई फर्म का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कंप्लेन पे। कंप्लेन मतलब कि ऐसा कोई एलिगेशन जो हम लोग ने लिखित में दिया होगा कि हमें हमें ये, मेरे साथ ये हुआ है और हमें इस चीज़ का रिलीफ मिलना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी आपकी गाड़ी को ठोक देता है, तो आप एलिगेशन लगाते हो कि मेरी गाड़ी को डैमेज हुआ है, अब इसका रिलीफ मुझे दिया जाए, इसको कॉम्पनसेट किया जाए। वही चीज़ कंप्लेंट पे होती है। कंप्लेंट कब होती है, जब अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है, गुड्स डिफेक्टिव होते हैं, डेफिशिएंसी होती है सर्विस में, प्राइस अगर आपकी ज़्यादा या कम है, ठीक है, या पैकेट में जो लिखी या प्राइस लिस्टिंग के हिसाब से उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये सारी ये चीज़ें कंप्लेन में आती हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसमें, डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज मैंने क्यों लिखा है। गुड्स में हमेशा डिफेक्ट होता है, डेफिशिएंसी हमेशा सर्विस में होती। सर्विस में कभी आप नहीं कहेंगे डिफेक्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। वर्ड्स का इंटरचेंज ना कर दीजिएगा क्योंकि वो फिर मीनिंग ही अलग हो जाता है। तो डिफेक्ट हमेशा गुड में होता है, डेफिशिएंसी हमेशा सर्विस में होती है। प्राइस चार्ज इन एक्सेस ऑफ प्राइस, अब इसमें क्या होता है, एक प्राइस होता है लॉ फिक्स करता है, या कोई प्राइस होता है पैकेट में लिखा होता है, या प्राइस लिस्टिंग होती है उसमें कोई प्राइस है, उससे ज़्यादा अगर हमने ले लिया। लाइक फॉर एग्जांपल, लॉ ने कहा है कि 5 किलो चावल 50 रुपए के मिलेंगे, तो आप 60 रुपए के नहीं बेच सकते हो, 50 से नीचे ही बेच सकते हो। पैकेट में लिखा है कि 50 रुपए का 1 किलो चावल है, तो आप 60 रुपए का 1 किलो चावल नहीं दे सकते हो, या प्राइस लिस्टिंग में दिया गया है, या फिर पार्टीज की एग्रीमेंट से हुआ है। तो वो पार्टी की एग्रीमेंट हुई थी कि 50 रुपए की, ले उसने 60 रुपए लिए, तो वो भी चीज़ गलत होती है। hazardous goods which contravene safety measures, due diligence, no good is unsafe। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी गुड्स बहुत हजारियस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिनको सेफली यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स को अगर आपने कॉन्ट्रीव्यून किया, मतलब आपने अपने पैकेट में बताया ही नहीं कि ये सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं, तो कंप्लेनेंट आपको कंप्लेन कर सकता है कि इसमें ऐसा हुआ है और इन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं बताए। दूसरी चीज़, ड्यू डिलिजेंस, नो गुड इज़ अनसेफ। हमें पता है कि गुड्स अनसेफ है, तब भी हम लोग नहीं, चलो ठीक है, शांत होके कर रहे हैं। हजारियस सर्विसेज भी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जिनसे हमको नुकसान हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लेंट में आती हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लेंट में इसलिए पढ़ गए, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर पे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, कंप्लेनेंट मतलब कौन करता है, ठीक है, कंप्लेंट क्या करता है, कंप्लेन करता है। अब कंज्यूमर कौन होता है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कंप्लेनेंट कौन होता है। कंप्लेनेंट एक कंज्यूमर होता है जिसने गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम किया है, उसी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कंज्यूमर का मतलब ये होता है जो गुड्स या सर्विसेज किसी कंसिडरेशन से या कोई भी आगे की फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिस के लिए कोई भी गुड या सर्विस खरीदता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम अपने रीसेल के लिए खरीद रहे हैं तो हम कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। कंज्यूमर तभी कहलाते हैं जब आप वो गुड और सर्विस लेते हो और उसे कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। इसीलिए कंज्यूमर की डेफिनेशन में कमर्शियल पर्पस के लिए गुड या सर्विसेज लेना अलाउड नहीं है।
ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है गुड्स, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल। सेल से पहले पैसा या एक्शनेबल क्लेम्स के अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो अगर आपने दी है कि ये बेचना चाह रहे हैं हम, तो उसे कहते हैं गुड्स। सर्विस में मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है अपने पोटेंशियल यूजर्स को, लाइक फॉर एग्जांपल हेयर कटिंग। हेयर कटिंग एक सर्विस है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है कि हम आपके बाल काटेंगे, ठीक है, तो ये होता है सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बहुत ईजी होता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। इनके बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है ऑफ और फॉर का। पहली चीज क्या कहती है, अगर ए का बी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं गई एक कंपनी में, मैंने कहा मुझे एचआर का काम आता है, आप मुझे हायर कर लो। उन्होंने मुझे हायर कर लिया और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय हो गई और जिसने मुझे हायर किया है वो एम्प्लॉयर हो गया। यहाँ मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप आ गया, सॉरी, मास्टर सर्विस का सर्वेंट का रिलेशनशिप आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एम्प्लॉय बाउंड टू वर्क अंडर सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर। क्योंकि एम्प्लॉयर ने मुझे हायर किया है इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए काम करूं, वो जैसा कहे मैं वैसा करूं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है, इसका एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्डिंग्स बनाने वाले जो लेबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को करने के लिए काम आते हैं। वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। इसमें कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होता है। पर्सन अपना काम करता है अपने हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से। उसको कोई बताता नहीं कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, नहीं। मेरे को पता है कि मुझे टीवी लगाना आता है तो मैं टीवी लगाऊंगी, कोई और मुझे आके नहीं बताएगा कि टीवी कैसे लगना है। वो चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में। बेसिक इसका फंडा ये समझिए कि जब आप किसी कंपनी में होते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होती है। जब आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हो, इंडिपेंडेंटली काम करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होती है। हम तुम्हें सिर्फ सर्विस देगा, हम तुम्हारे अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी मास्टर या सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं आता है। फिर आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब कि व्हेन अ पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies or dispute allegation contained in the complaint। मैंने किसी कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ हुआ, मेरे को लगा कि मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, मैंने कंप्लेन दर्ज की। सामने वाला बोलता है ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये डिस्प्यूट मतलब कि जो एलिगेशंस मैंने उस कंपनी के अगेंस्ट लगाए हैं वो उन एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, या उस एलिगेशन के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट कर रहा है कि नहीं ये गलत है, आप गलत बोल रहे हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब कि अगर ए ने बी के खिलाफ कंप्लेन की है तो बी अगर डिनाई कर रहा है ए की कंप्लेन को या ए के एलिगेशन को, तो उसे कंज्यूमर डिस्प्यूट कहते हैं। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं हमने कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस में। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या क्या होता है, देखो, हमने अगर प्राइस का मैनिपुलेशन किया, मतलब प्राइस को तोड़ मरोड़ करके हम लोगों ने किसी तरह करप्शन के हिसाब से काम कर लिया और पैसा कमा लिया, 2 नंबर वाला काम कर लिया। कंडीशंस ऑफ डिलीवरी, हमने क्या किया, जब डिलीवरी दी तो मैंने 2-3 कंडीशन लगा दी कि डिलीवरी तभी होगी जब तुम ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, ठीक है। इसमें सप्लाई पे इफेक्ट जाता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से। कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में, हमेशा याद रखिएगा। कंज्यूमर सेटिस्फाई क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड क्या करता है, डिले इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेसिडेंट कंडीशन अप्लाइड। जब कभी भी
रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आती है तो गुड्स में या सर्विस की डिलीवरी में डिले होता है, प्रेसिडेंट कंडीशन अप्लाई होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वो क्या इंक्लूड करती है? ये दो कंडीशंस। अब इन दो में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कभी भी आपको ये लगे कि कोई भी चीज़ लेनी है, आप गए किसी शॉप में, आपने कोई चीज़ ली, उसके तहत कोई कंडीशन लगा दी कि आप ये तभी ले सकते हो, तभी होगा, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। अनफेयर क्या? गलत मीन से करना। रिस्ट्रिक्टिव मतलब रोक लगाना या किसी बैरियर को लगा देना उस चीज़ को खरीदने के उससे, ठीक है, ये होता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब आता है डिफेक्ट। अभी मैंने ऊपर, अगर आप नोट्स में जाएंगे, इधर सॉरी, ये डिफेक्टेड गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, यही मैंने आपको अभी बताया था। इसके बारे में अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन बहुत अच्छी सी चीज़ कहती है कि कोई भी फॉल्ट या इनपरफेक्शन है क्वालिटी में, क्वांटिटी में, पोटेंसी में, प्योरिटी में, स्टैंडर्ड में। ये बहुत इजी है। डिफेक्ट का मतलब कोई भी गड़बड़ी है अगर किसी गुड में, गुड की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, पोटेंसी में, प्योरिटी में या स्टैंडर्ड में। प्योरिटी और स्टैंडर्ड अलग चीज़ होती है। स्टैंडर्ड मतलब कि कभी कभी ए ग्रेड और बी ग्रेड होते हैं, बी में ए मिला दिया, ए में बी मिला दिया। प्योरिटी मतलब कि उसमें अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स ना इन्वॉल्व हो, वो होता है प्योरिटी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी चीज़ है। डेफिशिएंसी में क्या होता है? वही चीज़ होती है क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में। इसमें क्या होता है? आपका क्वालिटी देखी जाती है, आपका नेचर देखा जाता है, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस के कैसे कर रहे हो। बाल कटवाने जा रहे हो तो आप क्या सोचते हो? इसने यार सही से बाल काटे नहीं है, इसके बाल काटने का तरीका अलग है, तो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी, आपको मैनर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं अच्छा लगा, वो चीज़ डेफिशिएंसी में आ जाती है। फिर आता है मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी, जो जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक बनी हुई है जिसमें सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग काउंसिल्स बनी है। सेक्शन 4 से सेक्शन 8 में ये डिफाइंड है। इसमें बीबीए बीकॉम वालों को इतनी ज़रूरत नहीं है सेक्शंस याद करने के लिए। अगर सीएस का आप देख रहे हैं तो सीएस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर सेक्शन 4। अब क्या होता है? काउंसिल्स अलग है, 3 टायर एजेंसीज अलग है। ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। सीजी ने बनाई है, कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, चेयरमैन, अदर ऑफिशियल्स। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये बताया कि काउंसिल बनी कैसे है। स्टेट काउंसिल कैसे बनी है वो चीज़ दी है कि कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होना चाहिए। प्रोसीजर जो भी होता है हमेशा, अगर कुछ भी नहीं याद है ना तो ये लिख दो एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सीजी और एसजी। सीजी जब सेंट्रल पे है, एसजी मतलब स्टेट पे है। 2 मीटिंग्स हर साल होनी चाहिए, मीटिंग की टाइम प्लेस डिसाइड होनी चाहिए, यही सब इसमें दिया हुआ है। मेन चीज़ में, हाँ ये आओ मेन चीज़ में, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट 5 साल का होता है, या एज 65 तक, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि अगर पर्सन ए 65 की एज को क्रॉस कर लेता है, ये समझिए 3 साल में, तो उसका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो 65 की एज को नहीं क्रॉस करता है तो वो 5 साल तक रहेगा। और रीअपॉइंटमेंट कब होता है? वही चीज होती है, सेम चीज उठा के रख दो नीचे। कुछ कंडीशंस होती हैं अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट की, उनके हिसाब से ही होता है। मेंबर रिजाइन भी कर सकता है सीजी को लिखित में देने के बाद, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन मतलब कि कहाँ पे फॉल करता है हमारा वो एक्ट कह सकते हो, या कह सकते हो कि कोई भी कोर्ट कहाँ पे कौन से केस को एंटरटेन कर सकती है, वो जुरिस्डिक्शन दिया है। एक पेक्यूनियरी होता है, एक टेरिटोरियल होता है। ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लास 12 के बेसिस के लिए अगर आप देखो तो सिर्फ पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल आप कर सकते हो जो आप बीबीए बीकॉम वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी कंप्लेंट होती है वो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा रही है
तो किसके जुरिस्डिक्शन में जा रही है वो मैटर करता है। मतलब कि अगर मेरी पार्टी, मतलब मैं ए हूँ और सामने वाला बी है, इनमें से जिसका भी बिजनेस, वॉलेंटरी बिजनेस कहाँ पे एक्चुअली है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे बिजनेस है बट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अलग ही है। एक एग्जांपल हम देते हैं, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो दिल्ली में भी है, वो कानपुर में भी है, वो अहमदाबाद में भी है, वो हैदराबाद में भी है, वो प्रयागराज में भी है, लेकिन वो वॉलेंटरी बिजनेस, उसका मतलब उसका ऑफिस मेन दिल्ली में रिजाइड करता है। तो जो भी हमारा कंप्लेंट जाएगी वो दिल्ली वाले फोरम में जाएगी, ना कि कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज या कहीं और भी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, स्टेट कमीशन। वही चीज है, अगर आप ध्यान से देखिए उसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको रीड करना है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, मतलब रीड कर लोगे तो समझ आ जाएगा। मेन चीज हमें जो पढ़ानी है आप लोग को वो एक्चुअली पेक्यूनरी है। पेक्यूनरी दिया होगा डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, या हियर इट इज। ज्यूरिसडिक्शन तो आप पढ़ ही लोगे उसका, और ये वाला इम्पोर्टेंट है। एक, ये सब तो आप पढ़ ही लोगे। यहाँ से आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो भी इसमें दी है, वो भी आप रीड कर लेंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। मेन हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स हम लोग वो कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात आती है, स्टेट कमीशन की बात आती है, तो कंप्लेंट सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाती है। कंज्यूमर करता है अगर उसे गुड्स और सर्विस से कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकती है, या एक से ज़्यादा, जो हम लोग ने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अब मेन चीज़ ये आती है कि कैसे हो रहा है काम। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कंप्लेंट कौन सी एंटरटेन कर सकते हैं। एंटरटेन हम वही कर सकते हैं जो 20 लाख से तक की हमारी होती है, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाती है। 20 लाख से ऊपर हमारी स्टेट कमीशन में जाती है, और 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक की। और स्टेट कमीशन के बाद जो नेशनल कमीशन आती है उसमें जाती है हमारी 1 करोड़ से ऊपर तक की। मतलब कोई गुड या सर्विस की वैल्यू अगर 20 लाख तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन करेगा, अगर 20 लाख से 1 करोड़ है तो स्टेट कमीशन एंटरटेन करेगा, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल कमीशन करेगा। अगर इन तीनों में भी कुछ नहीं आता है तो कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसके भी अलग ही रूल्स हैं। तो कंप्लेन में भी फाइल विद इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम बाय किस किस से, वो चीज़ दी है। पेमेंट प्रिस्क्राइब फी, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी इन एनी मैनर प्रिस्क्राइब। मतलब कि जब हम लोग कोई भी कंप्लेन दर्ज करते हैं तो कोर्ट की कोई फीस होती है वो हमें पे करनी होती, तो प्रिस्क्राइब फी जो भी है वो पे करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट फोरम 21 दिन के अंदर डिसाइड करेगा कि कैसे प्रोसीजर होगा। अगर प्रोसीड करना चाह रहा है तो किस मैनर में कर रहा है वो बताएगा, रिजेक्ट कर रहा है तो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ बोलूँगी, कहीं पे भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो लॉ से रिलेटेड, अगर कोई चीज़ रिजेक्ट हो रही, मना हो रही है, तो मना होने से पहले जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट रिजेक्शन हो रहा है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलती ज़रूर है। ये एक तरह का राइट कह लो, क्योंकि ये ज़रूर मिलता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम देखती है कि हाँ ये कंप्लेन आई है, या हमें प्रोसीड करनी है या रिजेक्ट करनी है, प्रोसीड करेंगे तो एक मैनर दिया है उस हिसाब से प्रोसीड होगी, रिजेक्ट करेंगे तो वो मैनर दिया है कि आप पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। मतलब कि जो पार्टी है उनको बताएंगे कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है, अगर वो कुछ कहता है तो उसके हिसाब से प्रोसीजर के हिसाब से होता है। फिर आओ प्रोसीजर होता कैसे है। देखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले प्रोसीजर पे आते हैं हम लोग। प्रोसीजर क्या होता है, कॉपी ऑफ कंप्लेन सेंड टू ऑपोजिट पार्टी विद इन 21 days, ऑपोजिट पार्टी गिव हिज वर्जन विद इन 30 days, एक्सटेंडेड बाय अनदर 15 days if admitted by opposite party, complainant decides on the basis of material of resources
and if denied, omit, fail to take action within time, the dispute settle in following manner. अब एक चीज याद रखिएगा, प्रोसीजर क्या होता है, कंप्लेन जो होती है वो ऑपोजिट पार्टी को दी जाती है। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए ने कंप्लेन फाइल की है बी के लिए, बी एक कंपनी है, तो ए का जो भी कंप्लेन होगी वो बी के पास जाएगी 21 दिन के अंदर, ठीक है। ऑपोजिट पार्टी अपना वर्जन देगी, मतलब अपनी बात बताएगी कि क्यों, क्या ये सही है क्या नहीं है, अपना एक तरह से पक्ष रखेगी, ठीक है। अगर एडमिट कर दिया है तो मटेरियल फैक्ट्स देने पड़ेंगे, डिनाइड किया है तो उसका नीचे दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज समझते हैं, बहुत कहानी की तरह है ये, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसे लर्न करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात होती है, जब कोई गुड और सर्विस होता है, मैगी का एग्जाम्पल चला था जैसे, तो मैगी के साथ क्या हुआ था, मैगी गई लैब में टेस्टिंग हुई, पता चला लेड है उसमें, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जिसने भी ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट दिया और मैगी बैन हो गई। अब सिंपल चीज इसको रिलेट करते हुए समझिएगा, हमने कोई भी गुड में डिफेक्ट देखा तो क्या किया, हमने जाके कंप्लेन दर्ज की, हमने दिखाया ये गुड है इसमें डिफेक्ट है। कोर्ट ने क्या किया, इसका सैंपल भेजा लैब में, लैब में 45 दिन तक टाइम मिलता है कि आप 45 दिन ले लो, टेस्टिंग करो अच्छे से, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार टेस्टिंग करनी करो और फिर रिजल्ट हमको दो, ठीक है। अमाउंट भी कंप्लेनेंट देता है लेबोरेटरी को, हो गया। फिर जब लैब से वो आता है उस हिसाब से देखते हैं, जो भी लैब से रिजल्ट आता है कोर्ट वो देखती है और उस हिसाब से डिसीजंस लेती है। अमाउंट पेबल बाय कंप्लेनेंट टू एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, ये तो मैंने बताया। कॉपी सेंड टू अपोजिट पार्टी विद इट्स ओन रिमार्क, अपोजिट पार्टी सबमिट ऑब्जेक्शंस इन राइटिंग, नॉर्मल सी चीज है। फिर जब देखा कि लैब का क्या रिजल्ट आया, अगर पॉजिटिव आया है मतलब कि कोई डिफेक्ट है, तो कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर दिया जाएगा या कुछ होगा। अगर मतलब कि एक नहीं होता है कि कोई भी टेस्ट होता है, टेस्ट का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेरेशन होता है, तो वही डिक्लेरेशन एक तरह से हो जाती है अगर गुड्स में डिफेक्ट है तो। अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं है तो क्या होता है, ऑपोजिट पार्टी डिनाइज द एलिगेशन, देन कंप्लेन डिस्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस टेंडर्ड, ठीक है। अगर एविडेंस टेंडर मतलब कि कोई सबूत ही नहीं है मेरे पास, हम कैसे बोल देंगे। एक तो होता है हमारे पास सबूत है कि गुड्स ये खराब है, आप चेक करो, तो सैंपल जाता है लैब में, जाता है टेस्टिंग होती है, आता है, फिर ऑर्डर लेते हैं। इसमें क्या होता है, गुड अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्योंकि यार एक वही बात है ना, अगर ऑपोजिशन पार्टी डिनाई करती है कि आप टेस्टिंग करवा लो, मेरे गुड्स में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, इनके गुड्स में पता नहीं क्यों इन्होंने सेफ्टी मेजर नहीं यूज किए होंगे, साफ साफ बोल दिया तो वो नहीं होता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जब हमारा गुड्स में कोई भी डिफेक्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी ऑपोजिट पार्टी को। क्यों मिलेगी, गुड्स में डिफेक्ट आया है तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को, हाँ भाई करना ही पड़ेगा, हमने क्योंकि कोई भी काम किया है ऐसा जो अनफेयर ट्रेड मीन से हो रहा है, तो हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उस लॉस को, उस डैमेज को। तो उस डैमेज को कॉम्पनसेट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है कि क्यों तुमने ऐसा किया, रीजन बताओ। वैलिड रीजन लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो वो भी अलग बात है। फिर आता है हमारा लिमिटेशन पीरियड। अब ये नहीं है कि भैया आपने कंप्लेन की 5 साल बाद और 5 साल पहले आपके साथ कुछ हुआ था, उसमें नहीं होता है। कंप्लेन अगर आपने 2 साल के अंदर नहीं की तो आपको लिमिटेशन पीरियड आपका कंप्लीट होता है। लिमिटेशन एक्ट के तहत होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपको नुकसान हुआ था 5 साल पहले, आप आ रहे हो 5 साल बाद कंप्लेन करने। लेकिन बाय चांस क्या होता है, कभी जैसे आपने डॉक्टर से सर्जरी करवाई, ठीक है, सर्जरी हुई बहुत अच्छी हुई, सक्सेसफुली 5-6 साल तक अब बहुत अच्छी हो, 5 से 6 साल बाद उस सर्जरी का इफेक्ट आया,
तो वो जो डिले हुआ है, अब 2 साल तो है नहीं, वो भी 5 साल का गैप है, तो ये 5 साल का गैप अगर जा रहा है तो आप सफिशिएंट कॉस्ट शोन कर दोगे कि सर अभी तक सही था लेकिन इसका इफेक्ट अब आया है, इस सर्जरी का इफेक्ट अब आया है, इसी वजह से मैं अब आ रहा हूँ कंप्लेन करने आपके पास, तो वो अलाउड है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसमें क्या होता है, ये सब आपने अभी तक पढ़ लिया जो भी पढ़ना था इम्पोर्टेंट। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नेशनल कमीशन ऑथराइज ओवर स्टेट कमीशन इन द मैटर ऑफ कॉलिंग, पीरियोडिकल रिटर्न, पेंडेंसी ऑफ डिस्पोजल, इशुएंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या कहता है कि नेशनल कमीशन के पास कुछ राइट्स होते हैं जो स्टेट कमीशन के ऊपर वो लगा सकती है, क्योंकि नेशनल स्टेट से ऊपर होती है, इसीलिए वो पीरियोडिकल रिटर्न्स मांगती है कि आपके कितने कितने केसेस हुए हैं, कौन कौन से पेंडिंग केसेस हैं, कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं, इंस्टीट्यूशन अगर आपने कुछ इंस्टीट्यूट किया है तो वो बताइए, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांगती है, ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट, इंश्योर ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। ये चीज़ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन जाते हैं, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन जाते हैं, राइट। ये चीज़ आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बुक में पढ़ी होंगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से अगर हम खुश नहीं होते हैं तो हम 30 दिन के अंदर स्टेट में जाते हैं, स्टेट से खुश नहीं होते हैं तो हम 30 दिन के अंदर नेशनल में जाते हैं, अगर हम नेशनल में खुश नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते हैं जाके। तो इसमें क्या होता है, जब अगर फॉर एग्जांपल हम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में गए तो ऑब्वियस बात है स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट वालों से सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे एविडेंसेस सब कुछ मांगेंगे, तो वो राइट होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो लिमिटेशन मैंने पढ़ाई है, ये लिमिटेशन कंप्लेन फाइल करने की है, लेकिन आप अगर अपील फाइल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में, स्टेट से नेशनल में, नेशनल से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इन सब का 30 दिन का पीरियड होता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट से नाखुश हैं तो 30 दिन के अंदर भैया स्टेट का दरवाज़ा खटखटाइए, स्टेट से ना खुश हैं तो नेशनल का दरवाज़ा खटखटाइए, नेशनल से ना खुश हैं तो सफिशिएंट कॉज शो करके आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब इसमें कुछ पावर्स हैं रिड्रेसल एजेंसीज की, ये थोड़ा सा, हाँ, पावर है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन को कुछ पावर्स मिली हैं कि सम्मन दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आप एविडेंसेस देख सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप कर सकते हो एज अ कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट की तरह के पावर्स मिली होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को। और हैव द पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस, कि अगर एग्जामिनेशन करनी है उसकी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, डिसमिस फ्रिवलिस एंड वेक्सेशियस कंप्लेन, फ्रिवलिस मतलब ऐसी फर्जी या फर्जीवाड़ा वाली कंप्लेन्स को आप डिसमिस कर सकते हो, ऑर्डर टू पे 10,000 टू अपोजिट पार्टी, आप ऑर्डर भी कर सकते हो कि पैसा दो इतना। अब रेमेडीज क्या होती हैं, देखिए, रिमूव डिफेक्ट पार्ट ऑफ गुड पॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट लैब, रिप्लेस द गुड, रिटर्न प्राइस, रिमूव डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये रीड की, मुझे समझ आ गया कि इसमें क्या कैसे आपको समझाना है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, कोई भी चोट लगती है तो आप क्या करते हो, डेटॉल लेते हो, लगाते हो ताकि चोट सही हो जाए। आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी क्या क्या रेमेडी है, देखिए, गुड्स खराब है तो या तो डिफेक्टेड गुड्स, देखिए फॉर एग्जांपल फ़ोन अगर ख़राब हुआ है, फ़ोन की बैटरी ख़राब हुई तो बैटरी रिप्लेस हो सकती है, ठीक है। अगर आपके शैम्पू एक्सपायरी है तो शैम्पू को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि आप वापस कर दो, मुझे पैसा दे दो, या आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जाके कंप्लेन कर दो और फिर उसके बाद एक्शन हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो भी एक वहीं से रेमेडी मिलती है हम लोग को एग्जैक्टली। और कॉम्पनसेशन प्राइस भी दी जाती है।
फिर आता है डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी कंपनी है, हमारे ऊपर कंप्लेन हुई है, तो अब हम ये ध्यान रखें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें। दूसरी चीज़, हजार्डियस गुड्स में कोई भी काम ना करें, कॉम्पनसेशन दे। आप हजार्डियस गुड्स को ऑफर ना करें। फिर अमाउंट पे करें। अगर गुड्स के लिए लॉस या इंजरी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई कि कितने का लॉस हुआ है, कितने की इंजरी हुई है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें कितना अमाउंट लगेगा? 5% लगेगा। ठीक है। इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। क्या होता है, काफ़ी ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मिसलीड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सही नहीं होते, सही चीज प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे एडवर्टीजमेंट इशू कर सकते हैं जो सही दिशा दिखा सकें। और प्रोवाइड फॉर एडुकेट, ऑब्वियसली सही कॉस्ट पे दें, आप कॉस्ट के साथ मैनिपुलेशन ना करें। नो पावर टू ऑर्डर इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर की कोई भी पावर नहीं लगती है रेमेडी पे। ठीक है। फिर अपील और रिविजन पेनल्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं एज फॉर BBA एंड BCom। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट फोरम से ना खुश है तो स्टेट कमीशन में जाए, स्टेट कमीशन से ना खुश है तो नेशनल में जाए, नेशनल से ना खुश है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इसलिए मार्क किया है क्योंकि हम रिवीजन भी करवा सकते हैं। ठीक है, रिवीजन और रिव्यू भी हो सकता है। रिवीजन में क्या होता है, आप रिवाइज कर लो अपना जो भी ऑर्डर आपने पास किया है। ठीक है, अब देख लो कि क्या सही ऑर्डर आपने पास किया है कि नहीं किया है। तो ओरिजिनल ऑर्डर जो होता है उसके अगेंस्ट आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं या स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन में अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अभी मैंने बताया था 30 दिन के अंदर ही अपील हो सकती है। इफ फी ड्यू नॉट ट्रांसफर ऑफ अपील, अगर आपने कोर्ट की फीस या जो भी नेसेसरी फी पेमेंट थी वो नहीं दी है तो आप अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अपील तभी अलाउ होगी जब ऑर्डर ओरिजिनल होगा, उसी पे अपील अलाउ होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जो 30 दिन है और वो जो 2 साल था, 2 साल में क्या होता है, 2 साल हमारी ओरिजिनल वाली कंप्लेन होती है, जो पहली पहली कंप्लेन जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में करते हैं उसका पीरियड है 2 साल, कि हमने गुड्स या सर्विस कोई खरीदी, उसके 2 साल के अंदर ही हमें कंप्लेन करनी है। और ये 30 दिन कब है, ये अपील्स के लिए 30 दिन का टाइम है। ठीक है। फिर पेनल्टीज, अगर कोई भी आपके साथ हुआ है और आपके फेवर में जजमेंट पास हुई है तो इम्प्रिजनमेंट मिलता है 1 साल, 1 महीने से 3 साल तक का, या फाइन 2,000 से 10,000 के बीच में, या दोनों चीजें हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। एजेंसीज मतलब कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन रिड्यूस कर सकते हैं वो ऊपर की लिमिट को, ये भी उनके पास एक राइट होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, XYZ कुछ भी जो मैंने बोला है रीड कर लेना, अगर वो चीज़ भी ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू थरली सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी ऐसी दिक्कत आए प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क। मेरे सारे लिंक्स दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ गो एंड click on the link and contact me if you have any problem, anything। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी क्वालिफिकेशन जो होती है हमारी, चाहे वो नेशनल की हो चाहे वो किसी की भी क्वालिफिकेशन हो, वो बहुत अच्छे से करिएगा। 3 चीज़ें उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक एज, एक डिग्री और एक एबिलिटी, इंटीग्रिटी, नॉलेज। याद करने के पर्पज से मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, ये 3 चीज़ें ज़रूर घुसा दीजिएगा। और जुडिशियल बैकग्राउंड, अगर कोई भी कमेटी का मेंबर होगा तो ये 3 चीज़ अगर होगी तभी वो एलिजिबल होगा। ये चीज़ इसमें दी गई है, आप अच्छे से रीड करिएगा, नहीं समझ आएगा मैं हूँ